तो अब यहां से हमको देखना क्या है, यहां से देखना है हमको स्थिर अनुपात के नियम को। इससे पहले हमने क्या किया था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखा था, और उससे पहले जो हमने बात किया था वो बात क्या था, रासायनिक संयोग के नियम की। तो रासायनिक संयोग के नियम जो है ना, कुल 5 रूल्स होते हैं, 5 नियम होते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखा है। अब देखना है स्थिर अनुपात के नियम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्थिर अनुपात के नियम को दिया किसने था। तो ये 1779 में प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। 1779 में इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था, और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था वो 1774 में, और उसको लेवोसियर ने दिया था, या लब्वाजे बोले, लेवोजियर बोले, जो बोलो वो उसने दिया था। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम 1779 में प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। अब इन्होंने बताया क्या, प्राउस्ट ने क्या बताया, प्राउस्ट ने बताया कि बाबू अगर तुम कोई भी एक यौगिक पकड़ो तो उसमें एक ही प्रकार का तत्व होगा, एक ही प्रकार का पदार्थ होगा, एक ही पदार्थ का तत्व होगा, और वो भार के विचार से हमेशा निश्चित अनुपात में होगा। समझ में नहीं आया, प्राउस्ट ने बताया किसी यौगिक में एक ही प्रकार का तत्व भार के विचार से हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं। नहीं समझ में आया, आ जाओ समझते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यौगिक जो होगा ना, कोई यौगिक जो होगा ना, उसमें जो तत्व होगा वो एक ही प्रकार का होगा। यानी कि कहने का मतलब समझो बात को, एक ही प्रकार का तत्व, ये कहने का मतलब क्या है कि एक ही प्रकार का तत्व होगा। कहने का मतलब ये है कि तुम हो सकता है यौगिक तुम कहीं से ले आ रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें 2 या 2 से जो अधिक तत्व होगा ना, वो हमेशा वो सेम तत्व ही होगा। सपोज हम ए बी एक कंपाउंड ले रहे हैं, अब ए का जो है वो, ए जो है इसका 2 भाग और बी का 1 भाग है, 2:1 में। कहने का मतलब ये है, ए का 2 भाग है, बी का 1 भाग है। अब इस कंपाउंड को हम कहीं से लेकर के आएंगे, हमेशा यह 2:1 में ही होगा, और हमेशा इसमें ए बी ही रहेगा। बातें समझ में आ रही है। और इसको क्लियर करते हैं, हमने क्या किया, H2O जिसको हम लोग जल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, इसको हमने क्या किया, 100 ग्राम जल कुआं से लिया, 100 ग्राम जल जो है तालाब से लिया, 100 ग्राम जल है वर्षा का जल ले लिया हमने। ये 3 जल हमने अलग अलग जगह से उठाया। कितना है हमारे पास, 100 ग्राम जल इसका है, 100 ग्राम जल इसका है, और 100 ग्राम जल इसका है। तीनों जल हमने उठा लिया। अब सबका हमने विद्युत अपघटन किया। विद्युत अपघटन करने का मतलब क्या है, बाबू यहां पर हमने क्या किया, सभी जल का हमने विद्युत अपघटन किया, मतलब यहां पर विद्युत प्रवाहित किया। ठीक है, इस जल के साथ भी, इस जल के साथ भी हमने विद्युत प्रवाहित किया यहां पर, और इस जल में भी हम विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब भी हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल 2 भाग में विभक्त हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये बन गया तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सभी जगह बनेगा तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां भी बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सभी जगह बन रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमने कहा कि जल तो 100 ग्राम है, यहां से यहां से यहां से, इस 100 ग्राम जल, यानी पहले जो कुआं से हमने जल लिया था उसको 100 ग्राम जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो 11 ग्राम हमको कितना मिल रहा है, 11 ग्राम हमको हाइड्रोजन मिल रहा है, और 89 ग्राम यहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है। कितना है, 11 ग्राम 89 ग्राम। अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं 11/89 का, तो लगभग 1:8 आता है। कितना आता है, 1:8। इसी तरह से हमने दूसरे जल को लिया, तालाब वाले जल का, इसका भी विद्युत अपघटन कर रहे 100 ग्राम जल को, तो यहां भी दिया जाए 11 ग्राम और 89 ग्राम। इसका भी अगर अनुपात लेंगे तो ये 1:8 आता है। तीसरा जो वर्षा का जल है, इसका भी विद्युत अपघटन किया हमने, यहाँ भी सेम रेशियो मिल रहा है हमको। इसका भी हम अगर अनुपात लेंगे तो 1:8 आ रहा है। सबसे पहली बात सोचने वाली बात यह है कि जो हमने जल लिया कुआं से, उसको तोड़ा, तो सबसे पहले तो सारे, यानी कुआं से जल लिया, तालाब से जल लिया, वर्षा वाला जल लिया,
तीनों में तो एक ही प्रकार का एलिमेंट तत्व निकल के आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पहली बात तो ये समझो, तीनों में एक ही प्रकार का तत्व निकल के आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई ऐसा नहीं है कि हम कुआं का जल ले रहे हैं तो उसमें कोई और तत्व निकल रहा है, तालाब में कोई और तत्व निकल रहा है, वर्षा वाले जल में कोई और तत्व निकल रहा है। और ये जो प्राउस्ट है उन्होंने यही बताया था कि अगर हम किसी यौगिक को पकड़ते हैं तो उसमें एक ही प्रकार का तत्व होगा, चाहे तुम कहीं से उसको उठा करके ले आओ। बातें समझ में आई। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो भी तत्व होगा भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होगा। तो यहां पर देख रहे हैं ना, सारे में एक ही अनुपात में निकल रहा है। 11 ग्राम हाइड्रोजन 89 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम हाइड्रोजन 89 ग्राम। अनुपात क्या बन रहा है, सारे में 1:8 का अनुपात बन रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को तुम कहीं से लाओ, किसी भी सोर्स से प्राप्त करो, हमेशा कार्बन का 3 भाग ऑक्सीजन के 8 भाग से संयुक्त रहता है। अमोनिया को तुम कहीं से लेके आओ NH4, यहां पर नाइट्रोजन का क्या होगा, 14 भाग हाइड्रोजन के 3 भाग के साथ संयुक्त रहता है। ठीक है। पहली बात यहां पर जो प्राउस्ट ने बताया बाबू, पहली बात ये बताया स्थिर अनुपात के नियम में कि जो कोई भी कंपाउंड तुम पकड़ लो, कोई भी कंपाउंड तुम पकड़ लो, उसमें एक ही प्रकार का तत्व, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तुम कहीं से लेकर उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा। और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो किस अनुपात में होगा, 3:8 भार के विचार से। अमोनिया को अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें 14:3 होता है भार के विचार से। और दूसरी बात है कि अमोनिया को कहीं से भी लाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होगा, कोई और दूसरा तत्व नहीं होगा। तो ये बताया प्राउस्ट ने, ये है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। और इस पर भी आधारित हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है और ये जो प्रश्न है हमारा आधारित है किस पर, ये जो प्रश्न आधारित है हमारा किस पर, स्थिर अनुपात के नियम पर। प्रश्न को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देन हम देखते हैं किस प्रकार से हम प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी प्रयोग में 1.03 ग्राम कॉपर के ऑक्सीकरण से 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, पहला प्रयोग है। फिर दूसरे प्रयोग में 2.938 ग्राम कॉपर के ऑक्सीकरण से 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या यह जो आंकड़ा है यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है? अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें की गई है। सबसे पहले तो कॉपर का बात किया गया है, तो यहां से समझो जो कॉपर होता है उसको हम लोग Cu से इंडिकेट करते हैं, और कॉपर ऑक्साइड होता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग सूचित करते हैं CuO से। कैसे सूचित करते हैं, CuO से। तो यहाँ पर पहली बात समझ लेते हैं, रिएक्शन जो हो रहा है Cu प्लस O2 के बीच में, ये हो रहा है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। रिएक्शन हमारे पास ये है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, समझो बात को। प्रश्न में कह रहा है किसी प्रयोग में 1.03 ग्राम कॉपर है हमारे पास, 1.03 ग्राम, ठीक है, और ऑक्साइड बन रहा है हमारे पास 1.288 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंट 1 है। ठीक है। तो पहले प्रयोग में क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, पहले प्रयोग में गौर से देखना, पहले प्रयोग में जो दिया है हमने वही लिखा है। पहले प्रयोग में कॉपर का द्रव्यमान, तो यहां पर क्या लिखेंगे, Cu का द्रव्यमान, यह है तुम्हारा 1.03 ग्राम। देन CuO का द्रव्यमान, यह है हमारा 1.288 ग्राम। अगर हम यहां से ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाले, Cu का द्रव्यमान है 1.03 ग्राम और कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान है 1.288 ग्राम। अगर हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाले, O2 का द्रव्यमान निकाले, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर CuO का द्रव्यमान और माइनस में Cu का द्रव्यमान, ये कर देंगे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहां से CuO का द्रव्यमान कितना दिया है, ये दिया है 1.288 ग्राम, और यहां पर जो Cu का द्रव्यमान दिया है वो है 1.03 ग्राम। यहां पर सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आता है हमारे पास, 1.288 1.03, 8 में 3 5 2 और ये खत्म, मतलब 0.258 ग्राम, 258 ग्राम। ठीक है। कितना आ गया,
0.258 ग्राम। अब समझो बात को, यहां पर हम क्या करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम में जिन दो तत्वों के बीच में अभिक्रिया हो रही होती है उन दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात लेंगे। तो यहां पर देखेंगे कॉपर का जो कॉपर निकला है वो कॉपर कितना दे रखा है, 1.03 ग्राम, 1.03 ग्राम। और जो ये निकल रहा है ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान है 0.258 ग्राम। लगभग लगभग निकालोगे तो ये निकलेगा कट के 1/4, मतलब 1:4। यानी कि जो पहला एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 1:4। लेकिन अब अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी अगर यही अनुपात आता है हमारा, तो हम समझ लेंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सत्य है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को का पालन कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखते हैं दूसरे प्रयोग में। दूसरे प्रयोग में क्या दे रखा है, दूसरे प्रयोग में दे रखा है 2 हमारे पास जो है ना कॉपर ऑक्साइड यानी CuO का द्रव्यमान दे रखा है, ये दे रखा है 3.672। देन हमारे पास दे रखा है कॉपर का द्रव्यमान 2.938। कॉपर का द्रव्यमान बराबर 2.938। सब्सट्रैक्ट कर लोगे, अगर कॉपर ऑक्साइड के द्रव्यमान में से कॉपर का द्रव्यमान घटा लेंगे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, किसका निकल जाएगा, ऑक्सीजन का। घटा लो, 12 में से 8 4, 6 में से 3 3, ये हुआ तुम्हारा है ना 16 में से 9 7, और ये तो 3 है तो कट जाएगा 0। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकल रहा है वो निकल रहा है 0.734 ग्राम। अब अगर हम यहां से करें Cu/O यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात ले, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, कॉपर का द्रव्यमान है हमारे पास 2.938 और यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकल के आ रहा है 734। देखो यहाँ से 29 है, नीचे में 0.7 है, मतलब अगर काटेंगे तो वही होगा 7×4 = 28, यानी कि 29 के आसपास ही जाएगा। तो 4 बार में तो ये भी कट रहा है, 1:4 है। लगभग ऐसा हम मान सकते हैं, लगभग है, सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1/4 ही होगा, लेकिन लगभग वही है। इसका मतलब है इसका भी अनुपात कितना आ रहा है, 1:4। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट में यहां पर देख क्या रहे हैं, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में जो है ना कॉपर और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो दोनों ही 1:4 में है। अतः दी गई जानकारी जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। बातें समझ में आ गई।